Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों कल मैंने आपको सोनेट्स कराई थी और विलियम शेक्सपियर की जो मोस्ट फेमस सोनेट्स हैं उनसे मैं आपकी स्टार्टिंग करा रहा हूं और उसी सीरीज़ में इम्पोर्टेंट से जो इम्पोर्टेंट की सीरीज़ है वो चलती चली जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले कराई जाएंगी और फिर उसको हम सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको दो सोनेट्स कल करा चुका हूं, एक तो सोनेट नंबर 65 और सोनेट नंबर 116। ये दो सोनेट्स मैंने आपको कराई थी। अब एक बार आज जो हम सोनेट्स स्टार्ट करेंगे उन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं जो सोनेट्स मैंने आपको कल कराई थी उनके बारे में। जो मैंने आपको सोनेट कराई थी सोनेट नंबर 65, जिसमें जो है टाइम और लव दो चीज़ों को दर्शाया गया है और फैक्टर जो है उसका वो जो सोनेट है, सोनेट का टाइटल क्या है? सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी, ये सोनेट का टाइटल है और इसका दूसरा नाम है टाइम एंड लव। टाइम एंड लव है, 65 सोनेट है और ये WH को एड्रेस की गई सोनेट है और इस सोनेट में समय की शक्ति को बताया गया है कि समय कितना बलवान होता है, समय कितना शक्तिशाली होता है। इस हमारी प्रकृति में बहुत सारी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो धातुएं होती हैं, जो विशालकाय चट्टानें होती हैं, पृथ्वी है या समुद्र है। ये सभी तत्व अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, सभी को हम इनकी ताकत के लिए जानते हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इन सभी ताकतों के ऊपर भी एक ताकत है और वो ताकत क्या है दोस्तों? वो ताकत है समय की ताकत। तो कवि को यहां पर यह चिंता होती है कि वो समय की इस ताकत से, समय की जो ये ताकत है उस ताकत से अपनी जो ब्यूटी है, जो अपनी प्रेमिका की सौंदर्यता है, उसकी रक्षा वो कैसे करेगा, कैसे सुंदरता को वो समय की ताकत से बचा पाएगा, जो कि फूल से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। जिस प्रकार से जो एक मौसम अच्छा मौसम होता है, अच्छे मौसम को बुरे मौसम के खिलाफ थाम कर रखा नहीं जा सकता। जो अच्छी हवाएं चलती हैं उनको हम जो विपरीत हवाएं चलती हैं उनके खिलाफ थाम कर नहीं रख सकते। लोहे के दरवाजे अपने आप में बहुत विशाल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी समय उन्हें नष्ट कर देता है। जो ये चट्टानें होती हैं ये अभेद होती हैं, लेकिन फिर भी समय इन्हें नष्ट कर देता है। तो कवि को यह चिंता है जब सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं तो समय का जो सर्वश्रेष्ठ उपहार है, सर्वश्रेष्ठ रत्न है, जेवल जिसको कहा गया है, समय का सर्वश्रेष्ठ जेवल, उसको समय से कैसे बचाया जा सकेगा। इस बात को लेकर कवि के मन में बहुत बड़ी चिंता आती है। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो समय के बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेल सके। वो कौन है जो समय से जाके कह दे कि केवल सौंदर्यता को नष्ट ना करे। क्या ऐसा कुछ है? शायद नहीं। तो कपलेट में वो आंसर देते हैं, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट। कि नहीं, अब तो बस एक चमत्कार होगा और काली शाही के रूप में मेरा जो प्यार है वो हमेशा चमकता रहेगा। तो काली शाही के रूप में मेरा प्यार चमकता रहेगा, वो ये बात यहां पर कहना चाहते हैं। ये बात जो है पोएट ने इस पोएम में कही, जो पोएम है हमारी सोनेट नंबर 65, सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोनेट नंबर 116 की, जो मैंने आपको कल कराई थी। ये भी सोनेट कल कराई थी। सोनेट नंबर 116 जिसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये पोएम का टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और इसको अगर जो हम देखें तो इसका दूसरा टाइटल निकलता है ट्रू लव। जो ट्रू लव है इसका दूसरा टाइटल है इस पोएम का ट्रू लव। जैसे सिंस ब्रास नोर स्टोन का दूसरा टाइटल टाइम एंड लव था, ऐसे ही इस पोएम का दूसरा टाइटल है ट्रू लव। इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सच्चे प्यार के रास्ते में अगर कोई बाधा आती है
कोई परेशानी आती है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कि सच्चे प्यार के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्यार प्यार नहीं होता जो बदलाव देखकर बदल जाए। वो प्यार प्यार नहीं होता जो किसी के झुकाने से झुक जाए। वो प्यार प्यार नहीं होता जो किसी के मिटाने से मिट जाए। वो ये बात उसमें कहते हैं कि सच्चे प्यार के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चा प्यार वो होता है जो स्थिर रहता है। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो बदलाव देखकर बदल जाए। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो किसी के मिटाने से मिट जाए। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो किसी के झुकाने से झुक जाए, बल्कि सच्चा प्यार तो फिक्स्ड मार्क यानी कि पोल स्टार की तरह होता है, जो कि एक नॉर्थ पोल होता है, ध्रुव तारा, जो अपनी जगह को नहीं छोड़ता। भटके हुए जो जहाज होते हैं, जिनका कंपास काम करना बंद कर देता है, उनको राह दिखाने का जो काम है वो भी ये तारा करता है। तो भटके हुए जहाजों को रास्ता भी दिखाता है। हम कभी इसकी योग्यता ही नहीं जान पाते, हम केवल इसकी ऊंचाई को मापते हैं। ऐसे ही सच्चे प्रेमियों के साथ होता है। सच्चे प्रेमी भी समाज के अन्य प्रेमियों को और समाज को एक सच्चा आईना दिखाते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं। तो इस प्रकार से सच्चा प्रेम होता है, इस प्रकार से सच्चे प्रेमी होते हैं। और लास्ट में कपलेट में पोइट ये कहते हैं, इफ दिस बियर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट एंड नो मैन एवर लव्ड। अगर जो बात मैंने कही है कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने गलत कहा है, तो मैं कभी भी कविता नहीं लिखूंगा और समझूंगा कि कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं, मैं ऐसा समझूंगा। तो दोस्तों ये बात जो थी, ये बात विलियम शेक्सपियर ने कही। और किस में कही? सोनेट नंबर 116 में कही, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। और ऐसे ही सोनेट नंबर 65 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण सोनेट है शेक्सपियर की। और अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब मैं आपको कराने वाला हूं सोनेट नंबर 29। कौन सी सोनेट मैं आपको कराऊंगा? सोनेट नंबर 29। सोनेट नंबर 29 जो है, ये कौन सी सोनेट है? इसका नाम है वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून्स एंड मेंस आइज। आज मैं इस सोनेट को आपको कराने वाला हूं। शेक्सपियर की सोनेट है, सोनेट नंबर 29 है, नाम है वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। अब इस सोनेट में है क्या? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सोनेट में है क्या, किस बारे में यहां पर डिस्क्राइब किया गया है इस सोनेट में, किस चीज को दर्शाया गया है इस सोनेट में। तो दोस्तों ये जो सोनेट है, ये एक तरह से जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर है, वो अपने फॉर्च्यून, अपने भाग्य पर एक तरह से विलाप करते हुए यहां पर प्रतीत होते हैं। यहां पर जो पोइट हैं उनका एक जो डिजेक्शन वाला मूड है, एक हताशा वाला मूड है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और वो अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं। और दूसरी चीज, वो क्यों दुखी हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो पोएट हैं वो क्यों दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो एक होप होती है, जो एक आशा होती है इंसान के मन में, वो कहीं ना कहीं मेरी घट रही है। जब भी तो वो कहते हैं विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी इतना ही रिच हो जाऊं आशा में, मेरी उम्मीदें इतनी बढ़ जाएं जितनी कि अन्य लोगों की होती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। और इस एक्सप्लेनेशन को कराने से पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम है, जैसे कि आप जानते हैं, शेक्सपियर के डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उनके दर्द को दर्शाती है। और ये पोएम कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है जो पीबी शैली की एक पोएम आपने पढ़ी होगी, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। अगर जो आपने ये पोएम पढ़ी हो, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, तो उसमें जो पीबी शैली हैं वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। और किस बात को लेकर दुखी होते हैं? समाज में जब वो लोगों को देखते हैं कि लोग
के पास शोहरत है, उनके पास पैसा है, उनके पास नाम है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन पोइट जो है अपने आप को अकेले पाते हैं तो वो ये कहते हैं, Alas, I have nor hope, nor health, nor peace, within nor calm around, nor that content surpassing wealth. The sage's meditation found, and walked with inward glory crowned. Nor fame, nor power, nor love, nor leisure. इस पर गौर करिएगा, वो क्या कहते हैं, नोर फेम, ना तो मेरे पास प्रसिद्धि है, ना मेरे पास ताकत है, और ना ही मेरे पास संपदा है. अदर्स आई सी हुम दीज सराउंड, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर. और मेरे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके पास ये सारी चीजें हैं, उनके पास प्रसिद्धि है, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, उनके पास ये सभी चीजें हैं, और वो मुस्कुराकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और खुशी खुशी जीवन जीते हैं. टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर. और वो ये कहते हैं, मेरे लिए ये जीवन अलग रूप में है. तो वो जो दर्द हमें पीबी शैली की कविता स्टैंजाज रिटन नियर डिजेक्शंस इन नेपल्स में हमें देखने को मिला था, तो स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में वही चीज, वही दर्द, वही एक प्रकार की जो दुख की भावना होती है वो हमें यहाँ पर इस पोएम में देखने को मिलती है, जो ये सोनेट है इनकी. और व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज. दोस्तों ये जो पोएम है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसमें कि ये किस बारे में है. ये शेक्सपियर का जो एक दर्द है उसको बयां करती है, उनकी निराशा को बयां करती है, और किस दर्द को इस पोएम में वो कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं. जो उनके कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उनसे वो खुद की तुलना करते हैं और वो उनके जैसा होना चाहते हैं, और यही दर्द है जो वो इस कविता में एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन कहते हैं ना कि जो दर्द होता है, अगर जो हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर है, अगर जो हमें दर्द है तो राहत भी जरूर मिलेगी. तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हमें राहत देता है, और यहाँ पर जो पोएट है, पोएट का जो ये दर्द है वो भी दूर हो जाता है जब वो अपने दोस्त WH के बारे में सोचते हैं. तो उनके मन में एक खुशी होती है और उनका जो दर्द है वो फीका सा पड़ जाता है. तो वही इस कविता में है, इस सोनेट में है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज. तो पहली लाइन पर गौर करना, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज. तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून का मतलब क्या है. वो ये कहते हैं कि जब मेरा जो भाग्य है वो मुझे अपमानित सा करता है. कहने का मतलब मेरा भाग्य जब मेरा साथ नहीं देता, जब मेरा भाग्य बुरा चल रहा होता है. एंड मेंस आइज, और जो लोग हैं दे लुक डाउन ऑन मी, और वो कहीं ना कहीं मुझे नीचा देखते हैं. आई ऑल अलोन बिविप माई आउटकास्ट स्टेट. तो वो क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आई सिट बाय माई सेल्फ. तो मैं अकेला बैठ जाता हूं. और क्यों बीइंग ऑल अलोन, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैं अकेला बैठ जाता हूं. माई आउटकास्ट स्टेट, और इसके अलावा मैं अपने भाग्य पर एक तरह से विलाप करता हूं, अपने भाग्य पर रोता हूं. एंड ट्रेवल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज. एंड ट्रेवल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राई. एंड ट्रेवल डीप हेवन, और जो ये डीप हेवन है उसको भी कहीं ना कहीं मैं परेशान करता हूं. और कैसे, विद बूटलेस क्राइज. बूटलेस क्राइज के साथ, कहने का मतलब यूजलेस प्रेयर्स के साथ मैं जो आकाश है, देखो कितना गहरा मीनिंग है इसमें दोस्तों. यहां पर डीप हेवन का मतलब है जो डीप गॉड है. कहने का मतलब जो भगवान है, जो उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूं. और कैसी प्रार्थना, यूजलेस प्रेयर्स करता हूं, क्योंकि मैं भगवान से मांगता हूं लेकिन भगवान मुझे नहीं देता. जो मैं भगवान से मांग रहा हूं वो भगवान मुझे नहीं दे रहा है. तो इस वजह से वो अपने जो प्रेयर्स हैं उनको बूटलेस क्राइस्ट कहते हैं. और यहां पर ट्रबल डीप हेवन कहते हैं, कहने का मतलब कि आकाश में बैठे हुए भगवान को कहीं ना कहीं मैं परेशान करता हूं, गॉड को परेशान करता हूं. उस गॉड को जो मेरी आवाज नहीं सुनता है, जो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, मैं उस भगवान को परेशान करता हूं. एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ज माई फेट. और फिर क्या करता हूं, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने जीवन की तरफ देखता हूं, अपने खुद की तरफ देखता हूं. एंड कर्ज माई फेट, और इसके साथ क्या करता हूं, मैं खुद को बद्दुआएं देता हूं, खुद को बद्दुआएं देता हूं, खुद को कर्ज करता हूं कि वाई डिड इट हैपन. सो ऐसा क्यों घटित हुआ, मेरी लाइफ में क्यों हुआ ये सब कुछ, मुझे ऐसा ये दर्द क्यों मिला
तो मैं खुद को एक तरह से बद्दुआएं देता हूं। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग की क्वार्टरलाइन मैंने आपको बताई। जो 4 लाइन है, 4 लाइंस में स्टार्टिंग में वो क्या कहता है, कवि दुखी है, बहुत परेशान है और वो अपने भाग्य को लेकर चिंतित है। और वो ये कहता है कि जब भी मैं अपने बुरे भाग्य की तरफ देखता हूं तो मैं शर्मिंदगी का सामना करता हूं, क्योंकि लोग जो है मुझे उसी निगाहों से देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर जो हमारा समय सही नहीं होता, हमारा वक्त अच्छा नहीं होता है, तो सामने वाले जो हमारे साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो भी हमें जो है गलत निगाहों से देखते हैं, वो भी हमें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। तो शेक्सपियर वही चीज यहां पर कहना चाहते हैं कि मैं जो हूं, जब मैं अपने भाग्य के बारे में सोचता हूं तो दूसरे लोग मुझे ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि वो मुझे बहुत ही एक अभद्र निगाहों से मुझे देख रहे हो। और फिर मैं अकेला बैठ जाता हूं और अपने भाग्य पर विलाप करता हूं। और इतना ही नहीं, मैं भगवान से प्रशंसा करता हूं, उस गॉड से प्रशंसा करता हूं प्रार्थना करता हूं जिस गॉड ने मुझे ये दुख दिया है। मैं उस गॉड से प्रार्थना करता हूं। और वो कैसी प्रार्थना करता हूं, बूटलेस क्राई करता हूं। कहने का मतलब मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो निरर्थक चली जाती हैं। इन निरर्थक प्रार्थनाओं को मैं करता हूं उस भगवान के सामने और खुद को देखता हूं और फिर अपने भाग्य को कोसता हूं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों वही स्टेट ऑफ कंडीशन है जो कि आपको पीबी शैली की स्टेंजास रिटन डिजेक्शन इन नियर नेपल्स में आपको देखने को मिलेगी। वही स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद फिर वो नेक्स्ट क्वार्टरेन में क्या कहते हैं, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, वो ये कहते हैं कि मैं ये विश करता हूं कि काश मैं दूसरों की तरह, जैसे दूसरे लोग होते हैं आशाओं से भरे हुए होते हैं, मैं उनकी तरह पूर्ण रूप से आशा से भरा हुआ होता। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड पजेस्ड। और वो ये कहते हैं कि काश मेरे पास उस व्यक्ति की तरह जो फीचर है वो होते। कहने का मतलब जो उस व्यक्ति की दक्षताएं हैं, जो उस व्यक्ति की स्किल है, जो उस व्यक्ति का एक स्कोप है, वो मेरे पास होता तो अच्छा होता है। किसके बारे में कह रहे हैं, अपने फ्रेंड WH के बारे में कह रहे हैं। डिजायरिंग दिस मैन आर्ट एंड मेंस स्कोप, और मैं इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं विथ वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट एट लीस्ट। और जब मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं तो कुल मिलाकर मैं आनंदमय हो जाता हूं। कहने का मतलब जो दोस्त के बारे में सोचकर ही मैं खुश हो जाता हूं, मैं अपने दोस्त को खुश देखता हूं तो मन में खुशी हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों ये भी तो देखो कितनी पर्सनैलिटी, ग्रैंड पर्सनैलिटी शेक्सपियर की है कि शेक्सपियर एक तरफ तो दुखी हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हैं तो उनके मन को खुशी होती है। और उनकी खुशी में जो पोएट है वो भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी क्या फील होता है, मुझे भी खुशी फील होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee and then my state। और फिर वो कहते हैं yet in these thoughts myself almost despising, और लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद से नफरत करता हूं, इन विचारों के बावजूद भी मैं खुद से डिस्पाइज करने लगता हूं, खुद से नफरत करता हूं। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, और फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे बारे में सोचता हूं और फिर अपने बारे में सोचता हूं। देन माई स्टेट, पहले मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं फिर अपने बारे में सोचता हूं। लाइक टू लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, और ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेक ऑफ डे पर एक लार्क जो होती है, एक जो चिड़िया जो होती है, वो एक ऊंची सी उड़ान भरती है, ऐसा मुझे लगता है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट द हेवंस गेट, और कहां से पृथ्वी से उड़कर जाती है और आकाश में पृथ्वी से उड़कर जाती है और आकाश के दरवाजों पर, कहने का मतलब जो आकाश में, आकाशीय गगन में वो अपने गानों को गुनगुनाती है। उस प्रकार से मैं भी आनंद में हो जाता हूं, मैं भी सुख से भरा हो जाता हूं जब मैं किसके बारे में सोचता हूं, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। इसके बाद फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, कपलेट में देखिए क्या कहते हैं वो, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। और फिर वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं अपने आप को रिचनेस से भरा हुआ पाता हूं। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तुम्हारी यादें मुझे एक ऐसी स्टेट दे जाती हैं जो कि वेल्थ से भरी हुई होती हैं, संपदा से भरी हुई होती हैं। ऐसी स्टेट में मैं पहुंच जाता हूं तुम्हारे बारे में याद कर कर।
दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, और उस समय मैं अपनी तुलना राजा के समान कर लेता हूं और मुझे लगता है कि मैं राजा से कम नहीं हूं, मैं किसी एक राजा से, मेरी जो हैसियत है वो किसी राजा से कम नहीं है। तो दोस्तों ये है इस पोएम में, सोनेट नंबर 29 है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और ताकि आप लाइन टू लाइन समझ सकें इस वजह से मैंने आपको स्क्रीन मोड में यहां पर ये पोएम समझाई, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बार मैं फिर से बताता हूं इस पोएम में क्या है। एक तरफ तो कवि दुखी है, अपने भाग्य को लेकर दुखी है, और अपने कंटेम्परेरी पोएट्स हैं उनके उदय को देखकर खुद दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा इसका सीन है वो ये है, जब वो देखता है उसका दोस्त खुश है और उसके बारे में वो याद करता है तो वो भी खुश हो जाता है और अपने आप को भी ऐसा महसूस करता है जैसे कि मानो वो राजा बन गया हो। तो ये इस कविता में है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या इसमें वो कहते हैं। वो ये कहते हैं, जब भी मेरा भाग्य जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य अंधेरे में जा रहा है, तो और लोग जो है मुझे बुरी नज़रों से देख रहे हैं, तो मैं अकेला बैठ जाता हूं और अपने भाग्य पर विलाप करता हूं और प्रार्थनाएं करता हूं उस भगवान से, लेकिन मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो यूजलेस जाती हैं। तो उस समय मेरा जो जीवन है, मेरा जो भाग्य है, वो मुझे खुद को कोसता है, और ये इस बात पर कोसता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, क्यों मेरा ऐसा जीवन है। तब उस समय मैं बैठकर फिर तुम्हारे बारे में याद करता हूं, मैं भी बनना चाहता हूं तुम्हारे जैसा, और उस समय तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे खुद से घृणा होती है। लेकिन जब मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में गहरी अनुभूति से सोचता हूं तो मन को अंदर एक खुशी होती है, मन को अच्छा लगता है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक चिड़िया होती है ना, वो एक नीचे बिल्कुल जमीन पर बैठी हुई होती है, लेकिन उसे आकाश की ऊंचाइयों को पार करना होता है, और जब वो ऊंची उड़ जाती है तो आकाश में वो अपने गीत गुनगुनाती है और पूरे आकाश को अपने गीतों से भर देती है। वो खुशी मुझे महसूस होती है। तुम्हारे बारे में याद कर कर मैं ऐसा फील करता हूं और मुझे लगता है कि मैं एक राजा बन गया हूं, एक राजा वाली स्थिति मेरे अंदर आ गई है। मुझे ऐसा फील होता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तो दोस्तों ये इस सोनेट में डिस्कस किया गया, इस सोनेट में बताया गया। तो उम्मीद है कि आपको जो ये सोनेट मैंने आपको पढ़ाई, सोनेट नंबर 29, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये सोनेट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि अभी मैं आपको आगे दूसरी सोनेट भी कराने वाला हूं, और वो सोनेट है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब जो हम सोनेट स्टार्ट करने वाले हैं वो सोनेट है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सोनेट का नाम क्या है? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सोनेट नंबर 18 ये सोनेट है। और इस सोनेट में क्या है इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो सोनेट है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो दोस्तों चलो ले चलता हूं मैं आपको इसी सोनेट की तरफ, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये जो सोनेट है सोनेट नंबर 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहां पर किसकी कंपैरिजन जो पॉइंट है वो करना चाहते हैं, किसकी कंपैरिजन वो यहां पर दिखाना चाहते हैं? दोस्तों इस सोनेट में जो पॉइंट है विलियम शेक्सपियर, ये सोनेट उन्होंने अपने दोस्त WH को एड्रेस की है, और उनकी तुलना वो किससे करते हैं? उनकी तुलना वो करते हैं अपने दोस्त से, अपने दोस्त से करते हैं, और किसकी? समर सीजन की तुलना करते हैं। और तभी तो वो कहते हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तेरी तुलना समर के दिनों से तुलना करूं? अब समर के दिनों से ही तुलना क्यों? दोस्तों मौसम समर और विंटर की बात करें तो दोनों मौसम में ये बताया जाता है जो समर के डे होते हैं, समर के डे ज़्यादा बेस्ट माने गए हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, समर के डेज में जो वेदर है बहुत प्लेजेंट रहता है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि क्या मैं तेरी तुलना किससे करूं? समर के डेज से मैं तुम्हारी तुलना करूं? जो समर के डेज होते हैं क्या मैं उससे तुम्हारी तुलना करूं? वो इस बात को वहां पर कहते हैं दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। लेकिन जो तुम्हारी कला है, जो तुम्हारी आर्ट है, वो तो बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ज़्यादा लवली है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेट है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा माइल्ड है। तो स्टार्टिंग की लाइन आप गौर करिएगा, स्टार्टिंग की लाइन में वो क्या कहते हैं? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे,
तो शुड आई कंपेयर यू टू द समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के दिनों से करूं? समर के दिनों से क्यों? क्योंकि जो समर के दिन होते हैं वो बहुत लवली होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे वो दिन लगते हैं। तो वो यहां पर जो पॉइंट है वो अपने दोस्त WH की तुलना किससे करना चाहते हैं? समर के दिनों से करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे ही पल वो कहते हैं दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, लेकिन तुम्हारी जो कला है वो तो बहुत प्यारी है और बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। कहने का मतलब वो ये कहते हैं तुम बहुत प्यारे हो और तुम बहुत सॉफ्ट हो, तो मैं तुम्हारी तुलना समर के दिनों से भी कैसे कर दूं? कैसे कर दूं? क्यों? रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, क्योंकि मई के जो मौसम जो होता है, मई में क्या होता है, जब ये रफ विंड्स चलती हैं तो वो क्या करती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उनसे जो बर्ड्स होती हैं उनको वो शेक करने लगते हैं। जो बर्ड्स शेक होकर वो गिरने लगती हैं तो कलियों को गिरा देते हैं। जो हवाएं चलती हैं तो उससे तुलना वो अपने दोस्त की कैसे कर सकता है? और इसके साथ वो ये कहते हैं एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और इसके अलावा द ड्यूरेशन ऑफ समर इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, जो ड्यूरेशन होती है समर की वो भी तो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी सी ड्यूरेशन समर की होती है। तो मैं तुम्हारी तुलना समर के दिनों से कैसे कर दूं? और ये फर्स्ट क्वार्टरेन थी दोस्तों। फर्स्ट क्वार्टरेन में वो क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वार्टरेन में जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के दिनों से करूं, लेकिन तुम तो समर से भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा माइल्ड हो, और जो समर जो मई का मौसम होता है, जो मई के महीने में जो हवा चलती है वो फूलों को शेक करती है और कलियां जो हैं वो गिरने लगती हैं, और जो ड्यूरेशन है समर की वो भी बहुत छोटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वार्टरेन आती है और नेक्स्ट क्वार्टरेन में वो क्या कहते हैं? एंड समर्स लीज हैथ ऑल sometimes too hot the eye of heaven shines, और कभी कभी तो जो आकाश की का आई है, द आई ऑफ हेवन कौन है? सन है, सूरज है। वो सूरज भी कैसा होता है? बहुत हॉट हो जाता है। कब? समर्स में। सूरज जो है गर्मियों के दिनों में बहुत तपिश देता है, बहुत हॉट हो जाता है। तो उस हॉटनेस से मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर दूं? और इसके अलावा वो ये कहते हैं एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शंस डिम, और कहीं ना कहीं उस गोल्ड फेस में जो है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डिम हो जाता है। और एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और वो ये कहते हैं कि जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी फॉल्स अवे फ्रॉम ब्यूटीफुल पीपल। जो सुंदर लोग होते हैं ना, उनसे भी जो सौंदर्यता है वो छिन जाती है, क्योंकि जो समय का जो चक्र है दोस्तों, जैसा टाइम एंड लव में मैंने आपको बताया था, समय का जो चक्र होता है वो सौंदर्यता को नष्ट कर देता है, वो कहीं ना कहीं सौंदर्यता को नष्ट कर देता है। और प्रकृति में भी हर चीज की सौंदर्यता का एक समय होता है, हर चीज की जो सौंदर्यता होती है उसका एक टाइम होता है, और वो सौंदर्यता उस टाइम के अनुसार वो नष्ट होती चली जाती है बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और इसके अलावा वो कहते हैं जो नेचर का जो तरीका है वो भी बदलता रहता है, उसका स्वरूप भी बदलता है। बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड, और यहां पर अपने दोस्त को वो ये कहते हैं एटर्नल समर, लेकिन तुम्हारी जो समर है, तुम्हारी जो ब्यूटी, यहां पर समर ब्यूटी से रेफरेंस वो दिया गया है, तो ब्यूटी से इसको एक तरह से यहां पर तुलना की गई है। बट योर एटर्नल समर विल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो समर है, तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो आंतरिक सौंदर्यता है वो कभी मुरझाएगी नहीं, वो कभी नहीं मुरझा सकती तुम्हारी जो सौंदर्यता है। नोर लॉस possessions of that fair thou owest, और नहीं जो वो possession, जो एक तुम्हारा ब्यूटी है, तुम्हारा अपना possession है, वो भी तुम्हारे से कभी लॉस नहीं होने वाला। तुम्हारी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो कभी तुमसे दूर नहीं हो सकती। nor shall death brag thou wanderest in his shade, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारी जो एक पर्सनैलिटी है, उसको मृत्यु अपनी छाया में दबा नहीं सकती। तुम्हारी जो एक छवि है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, उसको मृत्यु भी नहीं दबा सकती, तुम्हारे गौरव को मृत्यु भी मिटा नहीं सकती। वो ये बात यहां पर कहना चाहते हैं when in eternal lines to time thou growest, और वो ये कहते हैं तुम तो एटर्नल लाइंस में जियोगे
और समय से कहीं हटकर जियोगे। एटर्नल लाइन्स का मतलब दैट योर ब्यूटी विल बी इमॉर्टल इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तुम्हारी जो सौंदर्यता है, तुम्हारा जो लुक है, वो काव्य के रूप में जीवित रहेगा। जैसे कि वो टाइम एंड लव में कहते हैं दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, जैसा कि वहां पर कपलेट में कहा था कि काली शाही में मेरा प्यार हमेशा चमकता रहेगा, ऐसा ही यहां पर कहते हैं एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। जब तक जो व्यक्ति हैं वो सांसें लेते रहेंगे, आंखें देखने का काम करती रहेंगी, तो तब तक ये जो सोनेट है, दिस सोनेट लिव्स, ये जो सोनेट है, ये सोनेट जीवित रहेगी और तुम्हारा जो गौरव है वो भी बना रहेगा, वो भी कभी मिटेगा नहीं। ये बात यहां पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये पोएम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो इस कविता में पोइट क्या कहते हैं? पोइट ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना जो है गर्मियों के दिनों से करूं, क्योंकि तुम कहीं ज्यादा सुंदर हो। किससे? गर्मियों के दिनों से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि जो रफ विंड होती है वो कलियों को कहीं ना कहीं, फूलों को कहीं ना कहीं तोड़ देती है, और जो समर की ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत कम होती है। और इसके अलावा जो समर्स में आपने देखा होगा जो सूरज है वो बहुत गर्म रहता है, और उसकी गर्मी के कारण उसकी सौंदर्यता कहीं ना कहीं मुरझाई हुई लगती है। उस सौंदर्यता का प्रकृति की सौंदर्यता का हम आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन तुम्हारी जो सौंदर्यता है, तुम्हारा जो समर है, तुम्हारी जो ग्लोरी ऑफ समर है, वो कभी मुरझाने वाली नहीं है। वो हमेशा तुम्हारी ब्यूटी जो है वो जीवित रहेगी। मृत्यु भी तुम्हारी जो ब्यूटी है उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो तुम्हारी सौंदर्यता है उसको कविता के रूप में, वो इस सोनेट के रूप में हमेशा अमर रहेगी। और जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे, जब तक आंखें देखने का काम करती रहेंगी, तब तक ये सोनेट भी जीवित रहेगी, और इस सोनेट के साथ साथ तुम्हारा जो गौरव है वो भी जीवित रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 सोनेट्स शेक्सपियर की करा चुका हूं। सोनेट नंबर 65 आपको कराई जा चुकी है, सोनेट नंबर 18 मैंने आपको करा दी, सोनेट नंबर 116 आपको करा दी, और सोनेट नंबर 29 भी मैं आपको करा चुका हूं। तो ये जो 4 सोनेट्स आपको कराई हैं दोस्तों, मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं पूरा डेप्थ में जाकर अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं दिल की गहराई से, वो पढ़ाने की कोशिश की सोनेट्स को, और ये सोनेट्स आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से एक छोटा सा रिवीजन इन सोनेट्स का कराता हूं जो मैंने आपको कराई है। एक आउटलाइन में आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से माइंड में, जिसे कहते हैं, बिल्कुल फिट हो जाए ये जो सोनेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट नंबर 29 की। सोनेट नंबर 29 जो इसका नाम है व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून मेंस आइज। ये जो सोनेट है दोस्तों, इसमें जो पोएट है वो अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा दुखी हैं, भाग्य पर विलाप करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके जो कंटेम्परेरी पोएट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जो पॉलिटिकल ग्रेस है वो ज्यादा बढ़ रही है, जबकि शेक्सपियर को लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो वो अपने आप को बिल्कुल दुखी पाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं जैसे कि समाज उनका अपमान कर रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारा बुरा वक्त होता है तो सामने वाला, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारा मजाक बना रहा है, और हकीकत में कुछ लोग होते भी हैं कि हमारे बुरे वक्त पर वो हंसते हैं, तो वो बुरे वक्त का मजाक उड़ाते हैं। आपने वो पोएम सुनी होगी दोस्तों, थॉमस ग्रे की पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उसमें लाइन्स आती है बोस्ट ऑफ हेरल्डी द पंप ऑफ पावर, कि कुछ लोग अपनी जो है सेखी मारते हैं और अपनी शक्ति का बयान करते हैं, और विद डिसडेनफुल स्माइल, और तिरछी मुस्कुराहट उन लोगों को देकर जाते हैं जिनका भाग्य कैसा होता है, जिनका भाग्य बहुत उस समय, मतलब कहते हैं कि बुरा चल रहा होता है वक्त, तो उनको वो तिरछी मुस्कुराहट से देखते हैं। तो ऐसा ही कवि को लगता है, यहाँ पर शेक्सपियर को लगता है कि उनका भाग्य जब बुरा है तो वो अपने भाग्य के बारे में जब सोचते हैं तो लोग जो है, दूसरे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं, और उस समय वो अकेले बैठ जाते हैं और अकेले बैठकर अपने जीवन पर, अपने बुरे वक्त पर विलाप करते हैं। और उस समय उनके पास कोई साधन नहीं होता। जब इंसान दुखी होता है तो दुखी इंसान के पास कोई साधन नहीं होता एक्सेप्ट दी प्रेयर्स। और लेकिन प्रेयर्स भी कैसी हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं। उन प्रेयर्स का भी कोई फायदा नहीं होता। वो जो, क्योंकि जो हेवन है वो डीप हो चुका होता है, और उस हेवन में बैठा हुआ जो भगवान है वो भी डीप हो चुका है। तो उस डीप गॉड तक उनकी आवाज पहुंचना यूजलेस हो जाती है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती।
और फिर वो अपने भाग्य को केवल और केवल अभिशाप करते हैं और अपने भाग्य को बद्दुआएं देते हैं। लेकिन उसी समय वो देखते हैं दूसरे लोगों को, अपने दोस्त को, जो कि सक्सेस प्राप्त कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब वो अपने दोस्त WH के बारे में सोचते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन खुद के बारे में सोचकर बड़ा घृणात्मक लगता है, बड़ा अपमानित सा वो महसूस करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल दोस्त की तरक्की से मन खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि वो जो जीवन है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे मन में भी वही खुशी आ गई हो, और वो खुद की तुलना एक चिड़िया से, एक लार्क से कर देते हैं, स्काई लार्क से कर देते हैं, जो कि धरती से पे बैठी हुई है, लेकिन उसको आसमान की उड़ाई, जो ऊंचाई है, उसको नापना है और ऊपर जाकर वो अपने गीतों को गुनगुनाती है। उस तरह से शेक्सपियर कहते हैं कि मैं भी उस चिड़िया की तरह ही हूं, जो तुम्हारी याद मुझे उस चिड़िया की तरह उड़ना सिखा देती है, और तुम्हारी जो एक पर्सनैलिटी है वो मुझे ऊपर ले जाती है। और एट लास्ट वो ये कहते हैं कि जो मैं आपके तुम्हारे बारे में जब याद करता हूं तो मैं पूर्ण रूप से अपने आप को ऐसा पाता हूं जैसे कि मैं पूरी तरह से संपदा से भर गया हूं, और मैं अपनी तुलना किसी राजा से कर लेता हूं, मैं राजा की तरह खुद को समझता हूं। तो दोस्तों ये थी सोनेट नंबर 29। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज इसका नाम है, और सोनेट नंबर 29 उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोनेट नंबर 18 की, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहां पर जो पॉइंट है वो यहां पर अपने फ्रेंड की तुलना किससे करते हैं? समर्स डे, यानी कि जो गर्मियों के दिन होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी तुलना समर्स डे से करनी चाहिए, क्योंकि जो समर के डेज होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्मियों के दिन बहुत खुशहाली वाले दिन होते हैं, चारों तरफ अच्छा मौसम रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, और उनका फ्रेंड वो भी ऐसा ही है। तो वो यहां पर कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारी जो तुलना है वो गर्मियों के दिनों से करनी चाहिए? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, जबकि गर्मियों में, और वो स्पेशली मई के मंथ को कहते हैं, मई के महीने में जब हवाएं चलती हैं तो वो फूलों को तोड़ देती हैं, उनकी कलियों को तोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से वो करती हैं, और जो गर्मियों के दिन होते हैं वो वैसे भी बहुत कम होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं। तो और उस समय जो तपिश होती है, सूरज की जो हीट होती है वो भी एक्सट्रीम पर होती है, पूरी वहां पर हीट देखने को मिलती है, और उस हीट से जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारी जो ग्लोरी है, वो तो हमेशा जीवित रहती है। इवन जो मृत्यु है वो भी उसको बिगाड़ नहीं सकती, मृत्यु भी उस ग्लोरी को कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, तुम्हारी जो एक ग्लोरी है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगी। और किस रूप में जीवित रहेगी? इस कविता के रूप में, यानी कि सोनेट के रूप में जीवित रहेगी। जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे, तब तक, जब तक आंखें देखने का काम करती रहेंगी, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व को याद करेंगे। तो वो इस तरह से अपने दोस्त को यहां पर इमोर्टल बना देते हैं, उसकी ग्लोरी का बखान करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी जो टाइम एंड लव। टाइम एंड लव में क्या है? समय को दर्शाया गया है कि आप देखते हैं कि बहुत सारी विशालकाय चीजें होती हैं, पृथ्वी, समुद्र और जो धातुएं होती हैं बहुत विशाल होती हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि इनके ऊपर भी एक ताकत है, और वो ताकत क्या है? वो समय की ताकत है। और समय जो है वो सबसे बलवान है, समय सभी चीजों को नष्ट कर देता है। तो कवि को चिंता होती है कि वो समय से अपनी प्रेमिका की जो सौंदर्यता है उसको कैसे बचा पाएगा, जो सौंदर्यता है उसको कैसे वो बचा पाएगा, और कैसे समय के जो बढ़ते हुए कदम हैं उनसे वो ये कह पाएगा कि वो ब्यूटी को नष्ट ना करे। और कौन है वो जो सौंदर्यता को नष्ट होने से बचा सके? शायद कोई नहीं है। और लास्ट में वो कहते हैं, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि बस अब तो एक चमत्कार होगा और काली शाही में मेरा प्यार चमकता रहेगा, यानी कि कविता के रूप में मेरा प्यार हमेशा जीवित रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक पोएम आती है, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो पोएम जिसका दूसरा टाइटल है ट्रू लव। उसमें वो ये कहते हैं कि सच्चे प्यार के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्यार नहीं है,
जो वक्त के हिसाब से बदल जाए, किसी के झुकाने से झुक जाए, किसी के मिटाने से मिट जाए, वो प्यार प्यार नहीं होता, बल्कि जो सच्चा प्यार होता है वो तो ध्रुव तारे की तरह होता है, जो अपनी दिशा को बदलता नहीं है और हमेशा नॉर्थ पोल में वो, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में वो दिखाई पड़ता है। और जो भटके हुए जहाज होते हैं उनको राह दिखाने का काम भी वो ध्रुव तारा करता है। इसी प्रकार से सच्चे प्रेमी होते हैं, जो दूसरों को एक सच्चा आईना दिखाते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट है कपलेट में ये कहते हैं, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो और इस बात को कोई प्रूफ कर दे कि मैंने गलत कहा है, तो मैं कभी कविता नहीं लिखूंगा और समझूंगा कि कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं। तो दोस्तों ये थी 4 सोनेट्स जो मैंने आपको पढ़ाई हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ भी आई होंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।